हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं नीट के लिए 2024 की तैयारी। और हम लोग करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी दिमाग की बत्ती को जलाएंगे, आपके आँख को भी खोल देंगे और आपको नीट 2024 की ओर ले जाएंगे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे बच्चों के डाउट्स हैं और इस डाउट से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर एपियर हो रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो बच्चों, आँख खोल के और दिमाग खोल के तैयार हो जाओ। क्वेश्चंस करते हैं वर्क एनर्जी पावर। तो बच्चों, वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं नीट में हर एक साल तो आता ही आता है। आप लोगों ने भी देखा है, मैंने भी काफ़ी देखा है। स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जितने भी पीवाई क्यूज हैं आपको आने चाहिए। पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे चैप्टर वाइज, ताकि 2024 नीट क्रैक हो जाए। तो बच्चों, आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे बच्चों के डाउट हैं। पहला क्वेश्चन है ये, सीबीएसई प्रीलिमिनरी 1998 में आया है, केरला पीईटी 2012 में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन है, फोर्स एक्ट्स ऑन ए 30 ग्राम पार्टिकल इन सच ए वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम is given by x is equal to 3t minus 4t square plus t cube, where x is in meters and t is in seconds. The work done during the first 4 seconds. वर्क डन फाइंड करनी है। देखो, जब भी वर्क डन की जो फॉर्मूला होता है ना, दिमाग में याद आते ही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है ना, हमेशा आता है, बचपन से पढ़ते हैं, नाइन्थ क्लास से ही देख रहे हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है। तो लेकिन यहाँ पे गिवन है डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है, यानी कि ये वेरिएबल डिस्टेंस आपको गिवन है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में गिवन है। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा dx by dt, यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा आपको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात हो गई तो फोर्स निकालने की, देखो आपको मास भी गिवन है तो फोर्स आप निकाल सकते हो, m इंटू ए। तो डिस्प्लेसमेंट f इंटू डी एक्स, सब कुछ आपके सामने है। फर्स्ट 4 सेकंड के लिए बोला गया है कि आपको निकालनी है वर्क डन। चलो कर लेते हैं। वर्क डन के लिए सबसे पहला काम dx by dt निकालो। dx by dt आप निकालोगे तो क्या लिखोगे? बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए। ये है बेसिक डिफरेंशिएशन। dx by dt यानी कि ये हो गई वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? dv by dt हो जाएगा। TL0 माइनस 8 प्लस ऑफ 60, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ टाइम डिपेंडेंट है, यानी कि ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है और फोर्स भी वेरिएबल हो गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल का मतलब फोर्स भी वेरिएबल। तो फोर्स हम लोग क्या लिखेंगे? m इंटू ए लिखेंगे फोर्स, ठीक है ना। तो मास यहाँ पर है 0.03 kg और एक्सेलरेशन है माइनस 8 प्लस ऑफ 60, ठीक है, ये है हमारे पास। तो जब भी फोर्स अगर वेरिएबल है तो हम लोग क्या लिखेंगे? एफ डी एक्स लिखेंगे। एफ डी एक्स लिखेंगे तो एफ हमारे पास है ये वाली क्वांटिटी, और डी एक्स कहां से आएगा? तो डी एक्स यहां से आ जाएगा। यहां से आप ध्यान से देखो, आप क्या लिख पाओगे? डी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर डी टी, ये हो गया डी एक्स। तो आप dx को रिप्लेस करोगे इस पूरी क्वांटिटी से, और टाइम क्या लोगे? 0 to 4 सेकेंड लोगे, और 0.03 हो गया माइनस 8 प्लस 60, ये फोर्स हो गया, इंटू dx। dx हमारे पास है, dx हमारे पास है 3 माइनस ऑफ 8t प्लस 3t स्क्वायर dt, ये है। इस क्वांटिटी को आपको इंटीग्रेशन तक ले जाना है, फिनिश करनी है बच्चों। तो आप क्या करोगे? आप इसको इंटीग्रेट करोगे। तो सबसे पहले आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ से आप 2 बाहर ले सकते हो कॉमन, यहाँ से आप 2 बाहर ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 0.06 मिल जाएगा वर्क डन, 0.06 मिल जाएगा ये वाली क्वांटिटी। इसके अंदर बच जाएगा आपके पास -4 प्लस 3t, ये तो खत्म हो गया, ठीक है ना। 2 यहाँ बाहर आ गया। अब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके देखते हैं मुझे क्या मिलता है क्वांटिटी, फिर इंटीग्रेशन तो करनी है दिस वन। तो ये -4 इंटू 3 -12 हो गया।
-4 इंटू -8t तो +32t हो गया, और ये हो जाएगा -12t² और +9t हो गया, -24t² हो गया, -24t² हो गया, और ये हो गया +9t³ ये सब चीजें आपको मिल रही है। इसको थोड़ा सा छोटा भी बना सकते हैं हम लोग। 9t³ है तो आप एज इट इज लिखोगे 9t³। t² दो जगह है तो हो जाएगा -36t², ठीक है ना। 39 + 9 तो हो जाएगा 41t -12 इंटू dt, ये हो गया 0 to 4, 0.06 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट, काम खत्म हो चुका है, यहाँ तक पूरा आपका खत्म हो गया है। अब सिर्फ फाइनल स्टेप है इंटीग्रेशन। तो 9t³ को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, 9t4/4 टाइम इज 0 to 4, ठीक है ना। टाइम आपको मिल गया 0 to 4। थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस की रिक्वायरमेंट है। ये यहाँ -36t² है तो आप लिखोगे -36t³/3 +41t²/2 -12t। इन सब की जो लिमिट है, ठीक है ना, इन सब की जो लिमिट है वो है 0 to 4। टाइम आपको गिवन है ना 0 to 4, इसी के लिए तो काम करना है आपको। बस आपको लिमिट डाल देनी है। बाहर है, बाहर हमारे पास क्या है 0.06 है, बाकी सब कुछ इंटीग्रेशन के पास है। तो जब यहाँ लिखोगे आप 9 तो t4/4 है तो 4 यहाँ डालोगे तो 4⁴ डिवाइड बाई 4 यानी कि इंटू 4⁻³ मिलेगा आपको, ऐसे डिवाइड बाई 4 करने के बाद माइनस ये कट जाएगा तो ये -12 है और ये 4⁻³ है, ये भी हो जाएगा +41/2 और 4⁻² है, -12 इंटू 4 है, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको अब 4 देखो, यहाँ भी है 4, यहाँ भी है, तो 4 आप फिर से कॉमन बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशंस की बात है, फिजिक्स खत्म है, मैथ शुरू है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इस चीज को। तो 4 बाहर आएगा तो 0.24 हो जाएगा और 16 इंटू 9 हो रहा है यानी कि 144 हो जाएगा, और 16 इंटू 12 है यहाँ पर, ठीक है, 12 इंटू 16 है, प्लस यहाँ से एक 4 बाहर जा चुका है तो 4 बचेगा तो 2 हो गया, ये हो जाएगा 82, ठीक है ना, 4 2 हाँ ठीक है, -48। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर तभी आएगा। तो बात यह है कि बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है कि किस केस में हमें करना क्या है। 0.24 हो गया है, ठीक है, 16 इंटू 2, इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, 82 - 48 और प्लस 144 है, सो 82 में से 48 गया, 34 में 144 है तो 178 है, ये 178 माइनस 192, तो ये नेगेटिव में आपको मिल रहा है 178 192। फर्स्ट 4 सेकेंड्स का वर्क डन। 4 स्क्वायर था तो 16 इंटू 9 144 होता है, यहाँ 4 स्क्वायर तो 16 इंटू 12, यहाँ पर भी एक 4 बचेगा तो 4 डिवाइड बाई 2 2, तो यहाँ 2 बचेगा, 2 माइनस 12, ये 12 होगा, सॉरी यहाँ पे एक ही 4 था जो बाहर निकल गया था, सिर्फ 12 होगा इधर, क्योंकि 4 हम लोगों ने कॉमन लिया था। कैलकुलेशंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 82 में से 12 चला गया तो 70 बचेगा, ये 70 यहाँ पर आप ऐड कर दो, ठीक है ना, 214, ये आपको बचेगा 214 और ये हो जाएगा 192, सॉरी अब सही कैलकुलेशन आ रहा है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 822, यहाँ से आपको मिल रहा है सही चीजें।
अब आपको मिल चुका है यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू 0.24 इंटू 214 में से 192 करोगे तो आपको 22 मिलेगा। ठीक है 22, तो 24 इंटू 22 करके आप देखो 24 इंटू 22 528, देखो 528। अब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगानी पड़ेगी आपको, तो 5.28 आपको मिल गया। ठीक है ना, 5.28 जूल आपको मिल गया है, क्योंकि हम लोगों ने केजी में किया, स्टैंडर्ड यूनिट में किया है। इसको नोट कर लो, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, बस आपको बेसिस को चिपक के रहना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये आ चुका है AIEEE 2004। A particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. यानी कि force and velocity are perpendicular. The motion of the particle takes place in a plane. It follows that velocity is constant, acceleration is constant, kinetic energy is constant, it moves in a straight line. बहुत सारी चीजें आपको दी गई है ना स्टेटमेंट। Particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. ठीक है ना, देखो इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पर फोर्स और परपेंडिकुलर वेलोसिटी दी गई हो, तो आप यहाँ पे देखो पावर का फॉर्मूला लगा सकते हो। पावर फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर फॉर्मूला होता है ना पावर का। पावर मींस व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इससे आप क्या समझ में आता है आपको, अगर आप डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, एफ वी cos 90 यही तो लिखेंगे ना, cos 90 की वैल्यू 0, दैट मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क विल बी 0, यानी कि वर्क डन विल बी 0 है। वर्क डन 0 कब होता है बच्चों, आप वर्क एनर्जी थ्योरम में जाओ, हम लोगों ने क्या पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम में, ये पढ़ा था। जब वर्क डन 0 ही इस केस में आ गया, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। इसका क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। बात समझ में आई कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो कैसे कैसे चीजों को रिलेट करते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। बच्चे यहाँ घूम जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है यार कौन सा ऑप्शन हमारे, बड़ा कंफ्यूजिंग है, या तो छोड़ दो नहीं तो गलत ऑप्शन पे टिक मार दो। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो आपको समझनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, दिस वन। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। पहले तो टावर ही ड्रॉ कर लेते हैं भाई। बॉल को रिलीज किया गया मींस u0। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल। The ratio of work done by the force of gravity in the first, second and third second of the motion of the ball. तो पहले सेकंड की बात अगर हम लोग करेंगे तो t is equal to 1 सेकंड है ना। वर्क डन क्या होगा इसमें, ये पूछ रहा है आपसे। तो पहले में आप फाइंड करोगे वर्क डन, तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना ये कहाँ गया है, डिस्टेंस कवर्ड क्या है, राइट। mg फोर्स के कारण नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो आप सीधा सीधा लिखोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस mg इनटू डिस्टेंस d ट्रैवल। तो पहले 1 सेकंड में कहाँ गया ये, तो आप क्या निकालोगे, a इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यही तो निकालोगे ना। तो ये डिस्टेंस d ले लो, हाफ ले लो, ये 10 ले लो, 1 ले लो, तो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो आप लिखोगे mg इंटू 5, फर्स्ट वर्क डन, फर्स्ट वर्क डन 5 mg। ठीक है ना, बढ़िया। सेकंड, ये तो पहला सेकंड था, दूसरा सेकंड, दूसरा सेकंड ये हो गया, यानी कि आप पूरा 2 सेकंड के लिए ले सकते हो काम। हम इतने के लिए चाहिए, तो इतने में से इतना माइनस कर देंगे तो भी तो इतना, इतने की बात होगी। दिस माइनस दिस, तो ये आ गया। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, और ये थर्ड सेकंड मान लो ये है, ये थर्ड सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड। तो अगर मैं पूरे की बात करूं, पूरे की डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लूं 2 सेकंड के लिए, ये ले लो आप d2 0 प्लस हाफ g टाइम 2 ले लो, तो ये 2g आएगा डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि 20 मीटर, 20 मीटर का डिस्टेंस।
तो पहले हमारे पास था 5 मीटर, ये डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल था ना। अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 20 माइनस 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है ये 15 मीटर। तो वर्क डन 2 mg इंटू 15, बढ़िया। अब मैं इसकी बात करूंगा लास्ट थर्ड, इनमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं टोटल, यानी कि इस पूरे डिस्टेंस में से ये माइनस कर दूं तो थर्ड सेकंड वाला आ जाएगा, d3 0 प्लस हाफ g इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 45 मीटर, 45। तो वर्क डन 3 अगर हम लोग काम करें तो 45 तो ये पूरा हो गया ना, इसमें से 20 माइनस कर देते हैं तो 25 बचेगा, 25 का डिस्टेंस ट्रेवल, तो ये हो जाएगा mg इंटू 25। अब इनका रेशियो आपसे मांगा गया है, इनका रेशियो मांगेंगे तो क्या मिलेगा, 5:15:25, ठीक है ना, यही तो मिलेगा। 5 से डिवाइड कर दो तो 1:3:5, यानी कि सी ऑप्शन मिल गया आपको। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं ना बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कब आ चुका है देख चुके हैं, AFMC आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज 1999, पंजाब PMT 2003, ठीक है ना, 4 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पंजाब PMT। तो इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए कहता हूं कि बच्चों सीखना जरूरी है, कोई वीडियो स्किप नहीं करना, क्योंकि जब तक नीट खत्म नहीं होता है मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए डालता रहूंगा। और एनी हाउ वी हैव टू क्रैक नीट 2024। जो बच्चे 25 में अपियर होने वाले हैं उनके लिए भी ये सीखने वाली बात है, उनको सीखना पड़ेगा, तभी वो नीट में आगे अच्छा हो पाएगा रिजल्ट। तो बच्चों ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा आपको अच्छे से क्रैक करना है, नीट 24 एंड 25 ऑल्सो नॉन स्टॉप। वर्क डन इन पुलिंग अप ए ब्लॉक ऑफ वुड 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन का ब्लॉक है बच्चे, राइट, for the length of 10 meter on the smooth inclined plane, यहां से यहां तक है 10 मीटर at an angle of 15 डिग्री, ये 15 डिग्री है ये, तो साइन 15 डिग्री आपको मिल गया 0.2588, ठीक है ना। वर्क डन इन पुलिंग, तो कितना वर्क डन करें, इधर आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी यही तो बात है। देखो डाउन द प्लेन तो हमारे को मालूम है mg sin 15 होगा, तो इसको आप धीरे धीरे भी ले जाओगे ना विदाउट एक्सेलरेशन, तो आपको इतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी, mg sin 15 के इक्वली फोर्स आप लगाओगे ना, धीरे धीरे आप ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है ना, इतना काम आपको करना पड़ेगा। यानी कि ये जो फोर्स है ऊपर ले जाने वाला, ये मैं लिखूंगा mg sin 15, मतलब बॉडी को एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन धीरे धीरे करके ऊपर ले जा सकते हैं विद दिस फोर्स, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को लगेगा अरे यार ये दोनों फोर्स तो सेम हो गए तो बॉडी ऊपर जाएगा क्या, राइट, सोचने वाली बात है, जाएगा। हाँ, ये आप ये कह सकते हो कि नेट एक्सेलरेशन 0 होगा, बहुत ही धीरे धीरे आप ले जा सकते हो। एक्सेलरेट करके अगर आपको ले जाना है तब तो आपको इससे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, अगर आपको एक्सेलरेट करके ले जाना है तो वर्क डन के लिए हमें काम चलाना है, घसीट घसीट के ले जाएंगे ऊपर, तो क्या लिखेंगे mg sin 15 इंटू डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 10 मीटर है, ये 10 मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस में आप लगा दो, बात खत्म हो गई। mg की वैल्यू गिवन है 2000, sin 15 की वैल्यू गिवन है 0.2588 इंटू 10 कर देते हैं, ठीक है ना, 3 जीरो इधर है, 4 जीरो है, ये हो गया 2 इंटू 2588, ठीक है ना, 5176 जूल, या फिर आप यूं कह सकते हो 5.176 किलो जूल, ये भी कह सकते हो आप। तो ये आपको मिल चुका है आंसर ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपको मिल गया बच्चों, यही था वर्क डन, घसीट घसीट के धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे और हम लोग नीट भी फोड़ेंगे ऊपर जा जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब पीईटी में आ चुका है, सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए कहता हूं कि कुछ सीखो जरूर, सीखना जरूरी है, डेली नई नई चीजें नहीं आती है तो कोई बात नहीं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, नई चीजें सीखने को तैयार रहना है।
उन्हीं बच्चों का नीट में होता है या जेई में होता है जो हमेशा सीखने को तैयार होते हैं, राइट। अब जो बच्चे नखरे करेंगे यार नहीं सीखना है, बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, अब सब आ गया, फिर तो काम खत्म। The kinetic energy acquired by body of mass m in traveling some distance s from rest under the action of a constant force is directly proportional to। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। Kinetic energy acquired by a body of mass m in traveling some distance s starting from rest u0 under the action of a constant force, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो बनेगा ना, वो पूछ रहा है आपसे कि काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास इन ट्रैवलिंग सम डिस्टेंसेस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो ना, जहां भी काइनेटिक एनर्जी की बात होगी, फोर्स की बात होगी, तो आप लगाओगे वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन के लिए क्या लिखोगे आप, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो लिखोगे ना, तो लिख लो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली तो जीरो है, तो आप डेल्टा के की जगह क्या लिखोगे, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय बॉडी ऑफ मास एंड डिस्टेंस एस लिखेंगे, एस फोर्स इनटू डिस्टेंस एस लिखो, और काइनेटिक एनर्जी आप के एफ लिख लो, क्योंकि के इनिशियल तो जीरो है। अब यहाँ पे बोला गया है कि कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट है, और तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट कहा गया है आपको, तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन डिस्टेंस एस, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर बोला गया है काइनेटिक एनर्जी की प्रोपोर्शनैलिटी खोजिए, तो कैसे खोजें, कुछ तो आइडिया दो। कांस्टेंट फोर्स है तो m इंटू ए भी कांस्टेंट ही होगा, ठीक है ना। और डिस्टेंस s की भी बात हो रही है, तो डिस्टेंस s भी कांस्टेंट हो गया और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m। तो आपको ऑप्शन बी मिल जाएगा, पीटी 2000, क्योंकि जब फोर्स कांस्टेंट है तो m भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, और s डिस्टेंस गिवन क्वांटिटी तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू मास, तो ऑप्शन बी में आप टिक मार सकते हो ऐसे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है एएमयू मेडिकल 2012, कर सकते हो, ये भी बड़ा इजी है। बस देख के घबराना नहीं, कह रहे यार इतना भयंकर सा चीज क्या है ये। A particle in a certain conservative force field has a potential energy given by this x y upon z, the force exerted by it। अब देखो एनर्जी और फोर्स का फंडा आपको मालूम होनी चाहिए। पहले तो आप देखो क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों साफ साफ कि नहीं, हाँ, एनर्जी और फोर्स का फंडा क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि जो फोर्स होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। इस चीज को ध्यान में रखना है। यहां पर एक्स वाई जी सारे इन्वॉल्व हैं, तो कोई बात नहीं, तीन फोर्स आप निकालोगे, एक तो एक्स के लिए हो गया फोर्स, वाई के लिए भी आप निकालोगे माइनस डी यू बाई डी वाई, और जेड के लिए भी निकालोगे माइनस ऑफ डी यू बाई डी जेड। ये तीन बार आप ये डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना, तीन बार। सो यू इज इक्वल टू 20 एक्स वाई अपॉन जी। तो पहले x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 20, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो x y एंड z विल बी कांस्टेंट दिस टाइम, तो 20 y अपॉन z कांस्टेंट है, x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 मिलेगा आपको। ये आपको मिल गया फोर्स, तो आप यहाँ आई कैप लगा दो, माइनस 20 y बाई जेड आई कैप, माइनस 20 वाई बाई जेड आएगा। ये ऑप्शन बी हो सकता है या नहीं तो सी हो सकता है, बाकी दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब हम लोग फाइंड करेंगे कौन सा, अब हम लोग फाइंड करेंगे फोर्स वाई के लिए, तो माइनस 20, देखो वाई को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, तो वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा, तो ये आपको जे कैप हो गया। तो माइनस 20 एक्स बाई जेड, माइनस 20 एक्स बाई जेड जे कैप, देखो ये मिल गया मुझे। तो ऑप्शन बी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना, ये तो क्या गलत था ही।
तो ये दोनों चीज में इक्वल है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी अभी जिंदा है, दोनों पॉसिबिलिटी। अच्छा ये पॉसिबिलिटी y बाय जेड यहाँ भी था, x बाय जेड अभी भी पॉसिबिलिटी जिंदा है, तो आप z वाला काम करोगे, एफ जेड। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप किसको डिफरेंशिएट करोगे, z आपके पास क्या है -1 है ऐसे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 20xz -1 बाई जेड स्क्वायर मिलेगा आपको। फोर्स के लिए आपको यहाँ माइनस लगाना होता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 20xy अपॉन जेड स्क्वायर के कैप, प्लस में मिलेगा आपको, यानी कि बी ऑप्शन मिल गया आपको। हो गया है ना बच्चों, इजी क्वेश्चन। तो आपके पास भी अगर कोई डाउट है तो बच्चों हिचकना नहीं है, डाउट को खुल के पूछना है और जेई और नीट 2024 क्रैक करना है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डाउट के साथ। बाय बच्चों, टेक केयर।